बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा एसएलओ बेस्ड टॉपिक 1.3 डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन के बारे में काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ इस टॉपिक को देखेंगे। फिर हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन, जिसको हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन भी कहेंगे, और उसके बाद इसकी कुछ यूजेस हम देखेंगे। डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, या डायमेंशन कैसे लिखे जाएंगे। तो डायमेंशन हमें बताता है दी क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताता है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इननुमरेबल, बेशुमार और लातादाद। लेकिन उन फिज़िकल क्वांटिटी के क्वालिटेटिव नेचर के हवाले से डायमेंशन जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटी, इसकी क्या क्वालिटेटिव नेचर है और इसको कैसे रिप्रेजेंट और डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट, डायमेंशन जो है ये हमारे पास डिनोट किया जाएगा विद कैपिटल लेटर। डायमेंशन कैन बी रिटन in capital letter with स्क्वायर ब्रैकेट्स। डायमेंशन को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स जो मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं उसमें हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास डायमेंशन के रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है कि हम डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। 7 बेस क्वांटिटीज़ को डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके लिए हम देखेंगे इस डायग्राम को। स्टूडेंट, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, इसमें हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 बेस क्वांटिटीज़ में हमारे पास लेंथ, उसके डायमेंशन को कैपिटल एल विद स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैस कैपिटल एम विद स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम कैपिटल टी विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई स्क्वायर ब्रैकेट। टेम्परेचर कैपिटल थीटा विद स्क्वायर ब्रैकेट। और लुमिनियस इंटेंसिटी कैपिटल जे विद स्क्वायर ब्रैकेट। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स कैपिटल एन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशन को कैपिटल लेटर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको लिखेंगे और इनक्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। स्टूडेंट, डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये जो क्वांटिटीज़ जो हम बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड या रिटन, रिटन एंड obtained। उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड डिविजन्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ डायमेंशन। यानी हम अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को लिखना चाहेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को। हमारे पास बेस क्वांटिटी ये जो 7 है, इनके डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, और हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशन बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास वॉल्यूम एक बेस क्वांटिटी है। वॉल्यूम में हम लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास सारे लेंथ में है, तो लेंथ क्यूब और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे, तो हमारे पास ये वॉल्यूम के डायमेंशन आ जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास लेंथ में विद स्क्वायर ब्रैकेट, और टाइम हमारे पास कैपिटल टी विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम अब वेलोसिटी को लिखेंगे एल टी माइनस पावर 1, तो आपके पास आ जाएगा एल टी पावर -1 विद स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपके पास आ जाएंगे डायमेंशन के। इस तरीके से स्टूडेंट, अगर हम एक्सेलरेशन के डायमेंशन को लिखना चाहेंगे, तो एक्सेलरेशन में हमारे पास होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम।
अब वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, एल टी पावर -1 और डिवाइडेड बाई हमारे पास टाइम विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये वाला टाइम भी जब ऊपर आ जाएगा इसके पावर में -1 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे एल टी पावर -2। सो दीज आर दी डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन के डायमेंशन हो जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं फोर्स के डायमेंशन को लिखना चाहूँ तो फोर्स हमारे पास मैस इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मैस अभी बेस क्वांटिटी में हम देख सकते हैं साइड पे टेबल में कैपिटल एम विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके साथ ही हमारे पास एक्सेलरेशन है, अभी कैलकुलेट किया एल टी -2। तो स्टूडेंट हम इसको अब लिख सकते हैं एम एल टी -2 पावर में -2। तो सॉरी, इसमें हम लिख सकते हैं कि एम एल टी पावर -2। तो ये हमारे पास आ जाते हैं फोर्स के डायमेंशन। तो इसको हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ 7 और उनके डायमेंशन भी 7। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कैलकुलेट कर सकेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे डायमेंशन के हवाले से। सो टर्म्स यूज्ड इन डायमेंशन एनालिसिस। अगर हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो हम कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे और उन टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टर्म्स डायमेंशन एनालिसिस में कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट टर्म्स यूज्ड इन डायमेंशन एनालिसिस, 4 टर्म्स हम यूज़ करेंगे डायमेंशन एनालिसिस में। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, ये टर्म कब यूज़ किया जाएगा, इसमें कौन से डायमेंशंस आएंगे और ये क्या चीज़ हैं, इसको हम देखते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। स्टूडेंट डायमेंशनल वेरिएबल्स नाम बता रहा कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसमें हम ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे या लिखेंगे दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ दैट हैव डायमेंशंस, ऐसे फिज़िकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस होंगे, एंड हैविंग वेरिएबल मैग्नीट्यूड, लेकिन इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो वेरिएबल होंगे। एंड हैविंग वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ये ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं कि जिनके डायमेंशंस होते हैं लेकिन इनके जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल होते हैं। स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेंथ है। अब लेंथ वेरिएबल हो सकता है लेकिन उसके डायमेंशन हमारे पास आ रहे हैं कैपिटल एल। अब वो 5 मीटर है, 6 मीटर है, 10 मीटर है, जो भी है, लेकिन उसके हमारे पास डायमेंशंस आ रहे हैं और उसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल है। फोर्स, अभी हमने उसके डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए थे। फोर्स हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल है। और इस तरीके से एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड की हो सकती है, लेकिन उसके डायमेंशन है। तो ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जिनके डायमेंशन हो लेकिन उनकी वैल्यूज़ वेरिएबल हो, उसको हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। स्टूडेंट दूसरी साइड पे हमारे पास अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। ये हमारे पास नाम बता रहा कि डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसके डायमेंशंस हो, हैविंग या दैट हैव डायमेंशंस, इनके डायमेंशंस होते हैं, एंड हैविंग कांस्टेंट वैल्यूज़, लेकिन इनके जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होते हैं। मींस कि उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल डायमेंशनल कांस्टेंट में हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास आता है जी प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, उसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 6.63 10⁻³ जाउल्स सेकेंड।
अब ये इसके डायमेंशंस आएंगे, चूँकि फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं, इसकी यूनिट है, इसके डायमेंशन आएंगे, लेकिन वैल्यू इसकी कांस्टेंट होती है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या स्पीड ऑफ लाइट है। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन उसके डायमेंशंस हमारे पास आएंगे 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसके डायमेंशन आते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट, हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट। आगे अगर हम मूव करेंगे तो आगे हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, और उसको हम लिखते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब नाम बता रहा डायमेंशनलेस, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव नो डायमेंशंस, डायमेंशनलेस होंगे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके डायमेंशंस नहीं होते, एंड हैविंग वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ के जिसके वेरिएबल मैग्नीट्यूड हमारे पास होंगे। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डायमेंशनलेस वेरिएबल में हमारे पास प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल जो होते हैं वो हमारे पास थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा, और थीटा हमारे पास होता है S/R। अब S भी लेंथ में है, R भी लेंथ में है, तो लेंथ के डायमेंशन लेंथ के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं, इसके हमारे पास डायमेंशंस नहीं आएंगे। लेकिन एंगल थीटा जो है वो 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी होगा, इसके बीच में भी सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। इसी तरीके से स्ट्रेन है। अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये कोई भी वैल्यू इसकी आ सकती है। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रिजॉल्विंग पावर है, सॉलिड एंगल है, एंड सो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी है कि जिसके हमारे पास डायमेंशंस नहीं होते, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड वेरिएबल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। स्टूडेंट, ऑन दी अदर हैंड हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो आएंगी डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब इसका भी नाम जो है वो बता रहा डायमेंशनलेस, इन्हें डायमेंशन नहीं होंगे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होंगी, कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो हम इसको भी लिखेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ that have no dimensions, इनके डायमेंशंस नहीं है, that have no dimensions and having constant value, लेकिन इनकी वैल्यूज़ जो है वो आपके पास आएंगी कांस्टेंट, हैविंग कांस्टेंट वैल्यूज़। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट, हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, ए प्योर नंबर, हमारे पास प्योर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 एंड सो। ये हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये ऐसे कांस्टेंट वैल्यू होती हैं कि जिनके डायमेंशंस हमारे पास नहीं आते। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पाई है 22/7। अब 22/7 हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, 3.14 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट्स इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, लेकिन इसके डायमेंशन नहीं होते, एक्सपोनेंशियल होती हैं वैल्यूज़, ई की पावर में जो लिखा जाएगा। तो अब एक्सपोनेंशियल जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट है, ई लिखा जाएगा इसको, और इसको अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में देखेंगे तो ये आपके पास 2.718 की इक्वल होता है। तो ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन इनके डायमेंशंस नहीं होते। तो स्टूडेंट, हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल,
डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल और डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये हमारे पास आज के कुछ टर्म्स थे जो डायमेंशन से रिलेटेड थे। डायमेंशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा SLO बेस्ड टॉपिक 1.3.2 लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। स्टूडेंट, इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था कि डायमेंशंस की क्या क्या यूजेस हैं, डायमेंशन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे कैसे उसके हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हमने देखा था होमोजेनिटी, कि हमारे पास जो है वो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और दूसरा हमने ये चेक किया था पिछले लेक्चर में कि डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला, कि हम कोई पॉसिबल फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस से कैसे डिराइव करेंगे। स्टूडेंट, इसमें लिमिटेशंस में हमारे पास आपके SLO बेस्ड टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 बेसिक लिमिटेशंस गिवन है। नंबर 1 वही कहता है कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिस्टिंग्विश, यानी डायमेंशन एनालिसिस जो है वो नहीं डिफरेंशिएट कर सकता, नहीं डिस्टिंग्विश कर सकता बिटवीन द फिज़िकल क्वांटिटीज़, दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। कौन सी वाली? हैविंग सेम डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन सेम हो। अब हमारे पास बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जिनके डायमेंशंस हमारे पास सेम होते हैं, तो हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस डिफरेंशिएट नहीं कर सकता उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक डायमेंशन लिख रहा हूँ कि या एक फ़िज़िकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ वर्क को हम कहते हैं F.D। अब F हमारे पास m है और D डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसके डायमेंशन लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा m LT माइनस पावर में -2 और साथ डिस्प्लेसमेंट में लेंथ आपके पास आ जाएगा, तो इसको हम कह देते हैं m L स्क्वायर T -2, ये T पावर -2। अब स्टूडेंट, इसमें ये हमारे पास वर्क डन के डायमेंशन आ गए हैं। अगर मैं डायमेंशन लिखता हूँ टॉर्क के, तो स्टूडेंट टॉर्क के डायमेंशन हमारे पास R क्रॉस F। अब R आपके पास एक लेंथ है और F उसी तरीके से आपके पास मैस इनटू एक्सेलरेशन, या इसमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़ाहिर है फोर्स का। तो इसमें अब आपके पास लेंथ को कैपिटल L लिखा जाएगा और मैस को M लिखा जाएगा और एक्सेलरेशन को LT पावर -2। स्टूडेंट, इसमें अगर हम इसको ऐसे लिख लें m L स्क्वायर T पावर -2, तो स्टूडेंट आप इन दोनों को देख लें, बहुत क्लियर कट आपको स्टूडेंट ये नज़र आ रहा कि वर्क के डायमेंशन टॉर्क के डायमेंशन की इक्वल आ गए हैं। अगर किसी जगह के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ये डायमेंशन लिखे गए हो तो आप नहीं बता सकते कि ये वर्क डन है या ये टॉर्क है। तो ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, डायमेंशन एनालिसिस उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ये इसकी एक लिमिटेशन है या फिर इसकी एक डिसएडवांटेजेस हैं। स्टूडेंट, सेकंड जो आपके पास इसके लिमिटेशंस आ रहे हैं वो ये है कि डायमेंशन जो एनालिसिस हम किसी भी फिनोमेना की करते हैं वो कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव ए रिलेशन ए फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है कि जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ रही है, तो डायमेंशन एनालिसिस उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ऐसे रिलेशंस या ऐसे फार्मूला आपके पास आ जाते हैं कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, उसके अलावा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं। तो ये फार्मूला जो है वो डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या फिर आपके पास
लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो भी आपके पास डायमेंशन एनालिसिस में डिराइव नहीं हो सकते। तो ये आपके पास अगर कुछ फार्मूलेस ऐसे हैं कि जिसमें आपके पास ये चीज़ें आती हैं तो हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए डिराइव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल की बात करता हूँ। हमारे पास एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अब इसमें sin 2 थीटा आ गया है, ये sin 2 थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये आपके पास डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं हो सकता। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं डिके कांस्टेंट में n = n0 e⁻ λt। अब e⁻ λt डिके कांस्टेंट ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये आपके पास डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं हो सकता। ये इसकी दूसरी लिमिटेशन हो गई है। स्टूडेंट तीसरा जो इसका एक लिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे वो ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट डिटरमिन, डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट डिटरमिन मीन्स के डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता सकता दी डायमेंशन लेस कांस्टेंट। हमारे पास बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे आते हैं कि जिनके डायमेंशंस नहीं होते, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हम उसको कहते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस जब हम कोई फार्मूला डिराइव करेंगे तो उसमें जो कांस्टेंट आते हैं उन कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन एनालिसिस कुछ नहीं बता सकता या उसके पास इंफॉर्मेशन या फार्मूलेशन नहीं हो सकती। तो अगर हम कोई पॉसिबल फार्मूला डिराइव करेंगे तो उसमें जो कांस्टेंट आ रही हैं वो हम जो है वो डायमेंशन एनालिसिस से नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड का फार्मूला है 2π√L डिवाइडेड बाई g। अब इसमें जो 2π है स्टूडेंट ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, ये डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता सकता कि ये 2π कहाँ से और कैसे आया। ड्रैग फोर्स का एक फार्मूला हमारे पास होता है F = 6π ηRV। ईटा इज़ द विस्कोसिटी, लेकिन स्टूडेंट इसमें ये जो हमारे पास एक 6π आया हुआ है ये आपके पास एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता सकता। ये इसकी तीसरी लिमिटेशन हो गई है। इसी तरीके से स्टूडेंट इसकी फोर्थ लिमिटेशन जो है वो हमारे पास है कि डायमेंशनल एनालिसिस does not always prove that a relation is physically correct, although रिलेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास फिज़िकली भी करेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ S = VIT + ½ AT²। अगर स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख लूँ S = VIT + AT²। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये फार्मूला बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला है। अगर आप इसके डायमेंशन चेक करेंगे तो ये आपके पास डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये फार्मूला इसी फॉर्मेट पे फिज़िकली करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें 1/2 जो है वो डिस्कस नहीं हो सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फार्मूला आपके पास डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो फिज़िकली भी करेक्ट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आगे हम ये कहते हैं कि हाउएवर ए डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज़ ऑलवेज रॉन्ग। लेकिन अगर वो डायमेंशनली रॉन्ग हो जाए फिर वो हमेशा आपके पास रॉन्ग इक्वेशन ही कहलाता है।
तो स्टूडेंट दीज आर दी 4 लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कि जहाँ जहाँ पे डायमेंशन हमें सपोर्ट नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज़। रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा SLOBS टॉपिक 1.3.1 एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास डायमेंशन की क्या एडवांटेजेस हैं और डायमेंशन हमारे किस काम आता है। स्टूडेंट, डायमेंशन जो है ये हम 2 बेसिक फिनोमेना के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मीन्स कि हम इन डायमेंशंस को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। मीन्स के किसी भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं है। और सेकंड, हम इसको यूज़ करेंगे टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला कि हम कोई पॉसिबल फार्मूला जो है वो इससे डिराइव करेंगे। जो भी हमारे पास फ़िज़िक्स में कोई फार्मूला है वो इससे हम डिराइव करेंगे। सो डायमेंशन के हमारे पास 2 मेन एडवांटेजेस हैं, 2 मेन एप्लीकेशन हैं या 2 मेन यूजेस जिसको हम कहते हैं, वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इससे हम अपने 2 काम लेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। स्टूडेंट, इस केस के अंदर जो हमारे पास होमोजेनिटी है, इस केस में हम ये चेक करते हैं कि इन ऑर्डर टू चेक द करेक्शन, in order to check the correctness of an equation, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए we have to show कि राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दोनों साइड्स पे जो डायमेंशंस हैं वो ठीक आ रहे हैं। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस हैव सेम डायमेंशन। इक्वेशंस हैव सेम डायमेंशन कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड से जो डायमेंशन आएंगे राइट हैंड साइड से भी वही डायमेंशन आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास बेसिकली ठीक है और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास एक इक्वेशन है VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास स्टूडेंट VF है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन कैपिटल L विथ स्क्वायर ब्रैकेट और टाइम कैपिटल T विथ स्क्वायर ब्रैकेट, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि डायमेंशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, टाइम ऊपर आकर T-1 हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के डायमेंशन आ जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हम देखेंगे राइट हैंड साइड के डायमेंशन, तो राइट हैंड साइड के डायमेंशन हमारे पास आएंगे VI प्लस AT। अब इस केस में जो हमारे पास VI है वो वंस अगेन इनिशियल वेलोसिटी है और प्लस एक्सेलरेशन है, वो वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम है, तो साथ एक टाइम मल्टीप्लाई हो रहा। स्टूडेंट, ये टाइम इस टाइम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा इसमें 2V। अब 2 एज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसके डायमेंशन नहीं होते, तो वंस अगेन हमारे पास जो बचने वाला है वो वेलोसिटी है, तो D डिवाइडेड बाई T। और इसको हम कहते हैं कि बिकॉज 2 इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब 2 को जो है ना वो हम उसके डायमेंशन नहीं होते, नहीं लिख सकते, तो उसको हम छोड़ देंगे, D डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। अब इस D डिस्प्लेसमेंट है, इसको वंस अगेन हम लेंथ में लिखेंगे और डिवाइडेड बाई टाइम में लिखेंगे, तो लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम वंस अगेन स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा LT-1। सो इसको हम कह देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन आ गए हैं। सो दिस इक्वेशन इज़
फिज़िकली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। लेकिन बाज़ इक्वेशन ऐसे होते हैं कि जो आपके पास डायमेंशनली करेक्ट आ जाते हैं लेकिन फ़िज़िकली नहीं होते, उसको हम डिसएडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन है हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आ गया है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम एक और इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। लेफ़्ट हैंड साइड की पर अगर आप इसको देखते हैं, आपके पास s आ रहा, s आपके पास डिस्टेंस है जो कि लेंथ से डिनोट किया जाएगा। राइट हैंड साइड की पर स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा राइट हैंड साइड से 1/2 ए टी स्केयर। 1/2 इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसके डायमेंशंस नहीं होते तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तो ए टी स्केयर। अब इसमें स्टूडेंट आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, और ये आगे टाइम का स्केयर, तो एक टाइम जो है वो इस स्केयर को के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंगल टाइम रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम का हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इस वेलोसिटी इनटू टाइम को अगर हम फर्दर देखेंगे तो वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, और ये इनटू टाइम आपके पास आ जाएगा। वंस अगेन टाइम के साथ कैंसिल आउट हुआ। स्टूडेंट सिंपल आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट रह जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में रिप्रेजेंट करते हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट। सो हम ये कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन की इक्वल आ गए हैं। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ये भी समझ लिया कि हमारे पास एक होमोजेनिटी क्या है और हम होमोजीनियस इक्वेशंस दोनों साइडों पे डायमेंशनली कैसे चेक करेंगे। स्टूडेंट इसी तरीके से टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला, अब हम कोई फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो हम अगर डिराइव करना चाहें तो हम सबसे पहले उसमें क्या चीज़ देखेंगे और कैसे करेंगे। तो डिराइविंग ए फिज़िकल रिलेशन, हमारे पास कोई फ़िज़िकल रिलेशन कोई फार्मूला है उसको डिराइव करना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि वी राइट ऑल दी डिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़, हम सारे डिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लिखेंगे कि वो जो फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट अगर हम कहते हैं कि वेव्स, या बल्कि हम ये कह देते हैं कि मैटर वेव्स का फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, मैटर वेव्स। अब हम वेवलेंथ को डिराइव करने लगे हैं, वेवलेंथ का फार्मूला डिराइव करने लगे हैं, लेकिन जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगा 4 चीज़ों पे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन, अब जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड ऑफ द वेव्स, मैस ऑफ द पार्टिकल, उस मीडियम के जो पार्टिकल है, मैस ऑफ पार्टिकल्स, और तीसरी बात जो है वो डिपेंड करेगा प्लैंक्स कांस्टेंट पे। तो मैटर वेव्स जो है वो आपके पास इन 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है। अब इनको हम कैसे लिखेंगे और उसको हम आगे कैसे लेके चलेंगे स्टूडेंट, हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि स्टेप नंबर 1 पहले स्टेप में हमने ये करना है कि राइट डाउन ऑल द डिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक है। राइट डाउन ऑल दी डिपेंडेंट या रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू मैस इनटू वेलोसिटी।
स्टूडेंट दूसरा काम हमने ये करना है सेकंड स्टेप में कि हमने इनके पावर्स लिखने हैं, ठीक है। राइट डाउन दी पावर्स, पावर स्टूडेंट किस चीज़ के, ए बी सी एटसेट्रा, इनके पावर लिखने हैं, मतलब इस किस्म के इसके पावर बनाने हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते, प्लैंक्स कांस्टेंट पावर ए, मैस पावर बी, वेलोसिटी पावर सी। हमने पावर लिख लिए ए बी सी। अब स्टूडेंट तीसरे स्टेप में हमने काम करना है, थर्ड स्टेप में, कि डायमेंशन लिखने हैं हमने। राइट डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने डायमेंशंस लिखने हैं। तो स्टूडेंट अगर हम देखेंगे वेवलेंथ को हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम m l स्क्वायर t पावर -1, ये इसकी पावर a, आगे m है उसकी पावर b, और आगे स्पीड है lt-1 उसकी पावर c। तो स्टूडेंट ये हमने डायमेंशंस जो है वो लिख लिए दोनों साइड के ऊपर। अब फोर्थ स्टेप में हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। स्टेप नंबर 4 में कंपेयर दी डायमेंशंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसका आपके पास एक जो है वो क्वेश्चन कि कोई भी पॉसिबल फार्मूला वो आपसे SLO बेस डिराइव करवा लें। अब कंपेयर द डायमेंशंस, अगर स्टूडेंट हम इसको देखेंगे, लेंथ को कंपेयर करेंगे तो लेंथ यहाँ पे आपके पास 1 टाइम है, और अगर यहाँ लेंथ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट लेंथ आपके पास जो है वो एक ये है पावर 2, उसके बाद a है, और एक ये है आपके पास उसकी पावर c है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस c। यहाँ से जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होते हैं, तो 2a प्लस c इज़ इक्वल टू 1, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरीके से स्टूडेंट मैस को कंपेयर कर लें दोनों साइड की पर, यहाँ पर मैस 0 है, मैस इस साइड पे नहीं है, और यहाँ पर जो मैस आपके पास आएंगे वो आपके पास 2 जगहों पे आ रहे हैं। वंस अगेन एक आपके पास मैस ये आ रहा पावर m है, एक आपके पास मैस ये आ रहा पावर b में। तो स्टूडेंट इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे a प्लस b, इसको अगर आप फर्दर लिखेंगे बेस सेम है तो पावर भी सेम है, तो आपके पास आ जाएंगे a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। इस तरीके से स्टूडेंट आप अगर टाइम को कंपेयर करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर टाइम 0 है, राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास टाइम की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक आपके पास यहाँ -1 में आ रहा -a हो जाएगा, और एक c के साथ आ रहा -c हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको लिखेंगे -a -c, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो -a -c इज़ इक्वल टू 0, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट इन 3 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने से हम ये a b c जो वैल्यूज़ हैं इसको हम कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूजिंग इक्वेशन 2 a प्लस b इज़ इक्वल टू 0, दिस शो दैट a इज़ इक्वल टू -b, इस a इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, और उसके साथ साथ अगर हम यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 तो -a -c इज़ इक्वल टू 0, इसमें से अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास -a इज़ इक्वल टू c आएगा या a इज़ इक्वल टू -c आ जाएगा। इसकी वैल्यू को अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पर इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे कि आपके पास a की जगह पर -c आ जाए। सो स्टूडेंट इसको पुट करें तो आपके पास आएगा 2a
प्लस सी इज़ इक्वल टू 1। इसमें आपके पास आएगा 2, ए की जगह पर माइनस सी प्लस सी इज़ इक्वल टू 1, माइनस 2c प्लस सी इज़ इक्वल टू 1। इसमें आपके पास आएगा माइनस सी इज़ इक्वल टू 1। इट मीन्स कि c इज़ इक्वल टू -1। आपके पास c का रिज़ल्ट जो है वो -1 में आ जाएगा। अब इसको वापस आप पुट करेंगे इस माइनस ए वाले पॉइंट पे, या फिर इसके नीचे ही जो आपके पास ये लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू -c स्टूडेंट, इसमें पुट करेंगे आपके पास रिज़ल्ट आएगा a इज़ इक्वल टू माइनस, अब माइनस सी की जगह पे क्या पुट करना है -1, तो स्टूडेंट a इज़ इक्वल टू +1, a का रिज़ल्ट भी आपको मिल गया। इस तरीके से a का रिज़ल्ट जब आपको मिल गया है तो अब जो आपने पहले लिखा था इस इक्वेशन को, इसमें अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो a इज़ इक्वल टू -b। अब a की जगह पर स्टूडेंट आप पुट करेंगे +1 इज़ इक्वल टू -b। इट मीन्स कि b इज़ इक्वल टू -1। इसको आप यहाँ पर पुट करके ये स्टूडेंट आपके पास कंपैरिजन करके ये वैल्यूज़ आपने निकालनी है पावर वाली a b c, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो उसमें ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज़ अब हमने पुट करने हैं अपने वापस स्टेप नंबर 2 के फार्मूले में। फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है इसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है वापस। लैम्डा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट h की पावर a, m की पावर b और v की पावर c। ये वैल्यूज़ सारे a b c की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर पुट करनी है हमने। सो लैम्डा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट h की पावर a, m की पावर b और v की पावर c। अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो स्टूडेंट a के पावर में आपके पास या a के रिज़ल्ट में आपके पास आया था +1, m मैस इसके पावर b था वहाँ पर आया था -1, और वेलोसिटी था v उसके पावर c में आपके पास रिज़ल्ट आ गया था -1। इन -1 वाले टर्म्स को नीचे लेके आएंगे स्टूडेंट, आपके पास आएगा कांस्टेंट सिस्टम इंटरनेशनल में इक्वल टू 1 होता है, आपके पास दोनों नीचे आ जाएंगे। दिस मीन्स दैट लैम्डा ऑफ मैटर वेव इज़ इक्वल टू h/mv। सो स्टूडेंट ये आपके पास दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज डायमेंशन का ये है कि हम किसी भी पॉसिबल फार्मूले के डेरिवेशन की तरफ जाएंगे तो हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए कोई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अभी तक ये कीजिएगा स्टूडेंट, इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।